बच्चों कर रहे हैं हम लेक्चर 188 स्टार्ट। ये है आपका चैप्टर 4 एग्रीकल्चर जियोग्राफी में हम स्टार्ट ले रहे हैं आज आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी में एग्रीकल्चर इज द टॉक ऑफ द टाउन टुडे। आज आपको पता है कि किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर देयर राइट्स। कुछ ऐसा बिल आया है जिन्होंने किसानों को परेशान कर रखा है। द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग नाउ अ डेज। दिल्ली हरियाणा में फुल प्रोटेस्ट चल रहा है। इसी टाइम पे हम कर रहे हैं हमारे जियोग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है। ये है आपकी जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 40। चैप्टर स्टार्ट होता है गुरप्रीत, माधो और टीना। गुरप्रीत, माधो और टीना वो वॉक कर रहे थे विलेज में, जहां उन्होंने फार्मर को लैंड को खोदते देखा, टिल करते देखा। फार्मर ने उन्हें बताया कि वो गेहूं उगा रहा है और उसने अभी अभी मिट्टी में मैन्योर डाला है। मैन्योर मतलब खाद डाला है ताकि वो और भी फर्टाइल हो जाए। फर्टाइल मतलब उपजाऊ हो जाए। उसने बच्चों को कहा कि ये गेहूं को बेच के उसे मंडी में अच्छा प्राइस मिलेगा, जहां से वो उसे फैक्ट्रीज में भेजेगा ताकि ब्रेड और बिस्किट बन पाए आटे में से। This transformation from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities. These are primary, secondary, tertiary activities. गेहूं था, गेहूं से आपको मिलती है बिस्किट। ये गेहूं से जो बिस्किट बना, गेहूं क्या था? प्लांट। वीट क्या था? प्लांट, वीट प्लांट। वीट प्लांट से आपको लास्ट में क्या मिला? बिस्किट। और बिस्किट क्या है? वो है फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो आपको वीट प्लांट से फिनिश्ड प्रोडक्ट बिस्किट मिला, वो ही हुआ आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट हुआ। ठीक है। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को कहा जाता है, ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में 3 स्टेप्स आते हैं: प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी। ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities: primary, secondary, tertiary activity। ठीक है। जो किसान वीट उगाता है अपने खेतों में, और आप जो घरों में खाते हो बिस्किट, तो बिस्किट बनता है गेहूं में से। तो वो जो खेतों में गेहूं उगाता है और आपके घर में बिस्किट आते हैं, वो आते कैसे हैं? वो पूरा एक लंबा सा प्रोसेस है जो पढ़ोगे आप आज। क्या पढ़ने वाले हो? द प्राइमरी एक्टिविटी। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है कि सब नए नए नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना। ठीक है। नया नया कुछ नया उगाना। एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग। एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है। एग्रीकल्चर मतलब कल्टीवेट करना, मिट्टी में कुछ उगाना। फिशिंग का मतलब जो फिश का बिजनेस करते हैं लोग, फिशिंग, फिश पकड़ना। गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना। ठीक है। ये सब चीजें आती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में। ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या आता है? सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है? ये जो चीजें आपने करा, मतलब आपने एग्रीकल्चर से गेहूं, चावल या कॉटन, कुछ भी आपने, जूट, ये सब उगाया। अब उगाने के बाद इसका क्या करना है? प्रोसेस। क्या करना है? उस पर कुछ काम करना है, प्रोसेस करना है। सेकेंडरी एक्टिविटी, देखो प्राइमरी एक्टिविटी, फिर सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या करना होता है? प्रोसेस करना होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है प्रोसेसिंग का? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लोथ। सेकेंडरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल है स्टील को बनाना। मतलब जब आप
कच्चा माल आपके हाथ में होता है, फिर उससे आगे कुछ उससे कुछ जरूरी चीज बनाते हो, उसे कहते हैं मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब उसको बनाना। सो जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड बनाना, वीविंग ऑफ क्लोथ, क्लोथ को बनाना। ठीक है, सो ये सब सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है। ठीक है, अब टर्शियरी एक्टिविटीज देखो। सो टर्शियरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। अब क्या होता है टर्शियरी एक्टिविटीज में, अब वो पहुंचाना, मतलब चीज बन गई, देखो पहले चीज पैदा की गई, उगाई गई, उगाई हुई चीज के साथ थोड़ा उसमें से नया कुछ बनाया गया, जैसे गेहूं बनी, गेहूं में से ब्रेड बनाई गई, सेकेंडरी। अब ब्रेड बन गई, अब आप तक, मेरे तक पहुंचाएगा कौन? सो ट्रांसपोर्ट से पहुंचता है। सो टर्शियरी सेक्टर करता है ये काम। प्राइमरी सेक्टर में चीज उगाई जाती है नेचुरली, सेकेंडरी में चीज को कन्वर्ट किया जाता है फैक्ट्रीज में, और टर्शियरी में पहुंचाई जाती है। सो टर्शियरी एक्टिविटीज में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब खरीदना बेचना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइज चीज की, मतलब उस चीज को बेचना है मूड। सो 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी में चीज उगाई जाती है, सेकेंडरी में चीज को बनाया जाता है, और टर्शियरी में उस बनी हुई चीज को बेचा जाता है। ठीक है, सो ये तीनों के डेफिनेशंस विद देयर एग्जांपल्स आपको अच्छे से लिखने हैं। सो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी में एग्जाम्पल है। अगर प्राइमरी एक्टिविटी की सबसे फेवरेट एग्जाम्पल बोलूं तो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपको करना पड़ता है, आपको क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर ये सब उगाने पड़ते हैं, और आपको लाइव स्टॉक को रेयर करना होता है। लाइव स्टॉक मतलब काउस वगैरह को। सो आपको कोई पूछे एग्रीकल्चर में क्या क्या काम करना पड़ता है, सो एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। दुनिया में 50% ऑफ पर्सन्स आर इंगेज इन एग्रीकल्चर। पूरी दुनिया की बात करो तो 50% आबादी कर रही है एग्रीकल्चर। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। आज भी भारत की 2/3 आबादी खेती बाड़ी ही कर रही है, खाली एक भाग ही नौकरी कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अभी भी 3 में से 2 भाग एग्रीकल्चर कर रहा है। ठीक है, सो क्यों लोग अच्छा ये एग्रीकल्चर करने के लिए जरूरी क्या है? सो फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। वाइटल का मतलब इम्पॉर्टेंट, टोपोग्राफी मतलब सॉइल का पूरा टेक्सचर, सॉइल का टाइप, ये सब, सॉइल की पोजीशन कहाँ पे है, माउंटेन में है, हिली में है या प्लेन्स में है, प्लेट्यूज में है, सॉइल है कहाँ, और क्लाइमेट। ठीक है, सो 2 चीजें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में ध्यान रखनी पड़ती हैं। पहली है फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, दूसरी है क्लाइमेट। द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। एक नई डेफिनेशन आई आपके लिए, वो जमीन जिस पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसे कहा जाता है एरेबल लैंड, ARABLE। In the map, you can see that agricultural activities is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crop exist. So आपको यहाँ पे इस मैप में दिख रहा है, इस मैप में दिखा एरेबल लैंड कहाँ कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिखेगा एरेबल लैंड कौन कौन सा है। ठीक है, कि जहाँ जहाँ फसलें उगाई जाती हैं। सो ये जो ग्रीन ग्रीन है यहाँ पे सारा एरेबल लैंड है, मतलब यहाँ सारी खेती बाड़ी हो सकती है पूरी दुनिया में। ठीक है, फिर नीचे आ जाते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले है एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर, ये आपको हर डेफिनेशन लिखनी है, सब डेफिनेशंस आपको लिखनी है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर क्या होता है? The science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock. It is also called farming. Agriculture क्या होता है कि मिट्टी में फसल उगाना,
क्रॉप्स को बड़ा करना और लाइव स्टॉक को रियर करना। लाइव स्टॉक मतलब गाय भैंस को रियर करना, उसे कहते हैं एग्रीकल्चर, और इसे फार्मिंग भी कहते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है? कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म का मतलब रेशम कीड़ा, ठीक है। सो सिल्क वॉर्म से जो रेशम कीड़े से रेशम निकालना, सिल्क निकालना, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर, ठीक है। सो इससे क्या होता है? फार्मर की इनकम बढ़ती है। पिसीकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। पिसीकल्चर फिश की देखभाल, मतलब देखो नेचुरली, यहाँ ये जो सारी डेफिनेशंस हैं, मतलब नेचुरल, जैसे नेचुरली क्रॉप्स उगाना उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। सिल्क वॉर्म्स से सिल्क करना उसे सेरीकल्चर। पिसीकल्चर होता है ब्रीडिंग ऑफ फिश बेच के अपना पेट पालना, मतलब फिश की ब्रीडिंग करना, से पिसीकल्चर। लोग टैंक्स में, पॉन्ड्स में फिश बेचते हैं, उनको पैदा करके उनका पूरा प्रोसेस करते हैं। विटीकल्चर, ग्रेप्स को कल्टीवेट करके बेचना। और हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। सो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इन सब को उगाना और बेचना उसे हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो ये सब नेचुरल चीजें हैं जिनको आप अपना प्रोफेशन बना सकते हो। जब आप खेती बाड़ी करते हो उसे एग्रीकल्चर कहते हैं, उसे फार्मिंग भी कहते हैं। सेरीकल्चर, जब आप सिल्क वॉर्म्स, रेशम कीड़े पैदा करते हो और रेशम उन्हें बेच के अपना, मतलब रेशम भी महंगा है, सो सेरीकल्चर। पिसीकल्चर। फार्म सिस्टम क्या होता है? फार्म सिस्टम, तो ये 5 डेफिनेशंस हैं, मतलब इसको लोग एज अ प्रोफेशन चूज करते हैं। सेरीकल्चर, वो लोग मतलब सिल्क वॉर्म्स, रेशम कीड़ों को पैदा करते हैं ताकि उनको बेच के अच्छा खासा पैसा कमा पाएं, या तो रेशम खुद बनाते हैं। रेशम महंगी, सिल्क महंगा है, सिल्क वॉर्म से सिल्क होती मिलती है। पिसीकल्चर, फिश को पैदा करना, उसको बेच के पैसा, फिश कितने लोग खाते हैं आपको पता है। फिर विटीकल्चर, ग्रेप्स को बेच के, सो ग्रेप्स को कल्टीवेट करने का जो प्रोफेशन है उसे विटीकल्चर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सो फार्म सिस्टम, सो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। सो ये पूरा एक सिस्टम है। अगर एग्रीकल्चर फार्मिंग की बात करो, पूरा सिस्टम है। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स, इस सिस्टम में क्या क्या लगता है? अगर मुझे आज फार्मिंग करनी है, मैं एग्रीकल्चर करना चाहती हूँ, तो क्या क्या लगेगा? The important inputs are seeds, fertilizers, machinery and labor, ठीक है। सो अगर मैं फार्मिंग करना चाहती हूँ, मुझे क्या क्या लगेगा? ये सारी चीजें लगेंगी। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व, और उसके अंदर काम क्या क्या होगा? सो सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर प्लोइंग, प्लो करना मतलब ऐसे खोदना। सोइंग मतलब सीड्स को ऐसे भरना। इरिगेशन मतलब पानी देना। वीडिंग मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको निकालना। और हार्वेस्ट फाइनली काट देना, ठीक है। सो द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड, और मिलता क्या है? ये सब करने के बाद, ये सारे प्रोसेसेस करने के बाद आपको मिलता क्या है लास्ट में? सो आपको लास्ट में मिलता है द आउटपुट। आउटपुट मतलब रिजल्ट। एग्रीकल्चर करने के बाद मिलता क्या है? क्रॉप्स, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपको क्या मिलता है? आपको फसल मिलती है, ऊन मिलता है, दूध, और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मतलब एग वगैरह और हैन वगैरह, ये सब, ठीक है। सो ये फार्मिंग का सारा प्रोसेस है। अच्छा, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होते हैं? तो फार्मिंग के कितने प्रकार, या एग्रीकल्चर के कितने प्रकार हैं? सो फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। सो फार्मिंग पूरी दुनिया में प्रैक्टिस की जाती है, और फार्मिंग को 2 तरह में डिवाइड किया गया है। सो 2 टाइप्स हैं फार्मिंग के। सब्सिस्टेंस, सो फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। सो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? सो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ अ फार्मर्स फैमिली, ठीक है। सो ये जो फार्मिंग है, सब्सिस्टेंस मतलब खुद के लिए फार्मिंग करना, ठीक है, मतलब खुद के लिए फार्मिंग करते हैं, उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हाउस होल्ड लेबर नहीं चाहिए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को आप क्लासीफाई कर सकते हो
और दो में, ठीक है। सबसिस्टेंस और फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। देखो, फार्मिंग को दो में डिवाइड किया जाता है, सबसिस्टेंस और कमर्शियल। सबसिस्टेंस फार्मिंग को भी दो में क्लासीफाई करते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब खुद का पेट भरने के लिए खेती करना। जब किसान खुद के लिए खेती करता है उसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। सो सबसिस्टेंस भी दो में होता है, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। सो इंटेंसिव क्या होता है? सो इंटेंसिव जो फार्मिंग है, इन इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। So in intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. So intensive में क्या होता है? जो फार्मर है एक छोटा सा टुकड़ा होता है लैंड का, जमीन का छोटा सा टुकड़ा होता है, उस पर खेती बाड़ी करता है और सिंपल से टूल्स यूज करता है और मेहनत भी बहुत लगती है। Climate with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. So वहाँ पे अगर क्लाइमेट अच्छा रहा और उसकी सॉइल भी अच्छी होती है उसमें, सो वो एक से ज़्यादा क्रॉप उगा सकता है उसी प्लॉट पे। राइस इज द मेन क्रॉप, ठीक है। सो क्लाइमेट with large number of days with sunshine and fertile so permit growing of more than one crop on the same plot. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses and oil seeds. मतलब एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगाता है एक ही जमीन पे फार्मर इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में, और उसमें राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड ये सब उगाता है। अच्छा, अब इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो कहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है? जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा होती है और मॉनसून रीजन्स में। मॉनसून रीजन्स कहाँ की? साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में, ठीक है। सो जहाँ पे वातावरण इतना अच्छा होता है, सॉइल अच्छी होती है, वेदर अच्छा होता है, सो ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वहाँ फॉलो किया जाता है। अभी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? दूसरा टाइप सबसिस्टेंस फार्मिंग का दूसरा टाइप होता है प्रिमिटिव। सो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैटिक हर्डिंग। सो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के भी दो टाइप्स हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा जो थिकली फॉरेस्टेड, जो बहुत फॉरेस्ट एरियाज होते हैं वहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। ज़्यादातर ये अफ्रीका में किया जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है और बहुत जल्दी वेजिटेशन, मतलब जल्दी फसल उगती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या किया जाता है? सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में a plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. Shifting cultivation में क्या किया जाता है? मतलब फॉरेस्ट में, जंगलों में एक छोटा सा लैंड पसंद किया जाता है, फिर उस लैंड के सारे पेड़ गिरा दिए जाते हैं। पेड़ गिराने के बाद उतना हिस्सा जला दिया जाता है, फिर वो जो राख होती है उस राख को अच्छे से सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है और फिर उस पे खेती की जाती है, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक लैंड का हिस्सा जलाना पड़ता है। पहले फॉरेस्ट के थोड़े से ट्रीज काट देने पड़ते हैं और उसका पूरा जलाना पड़ता है, फिर उसकी राख से उसकी सॉइल में मिक्स करना पड़ता है और फिर कैसे क्रॉप्स उगते हैं? मेज, यैम, पोटैटोस और कसावा। After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. अब सपोज कि उसने उस पे उगाया, ठीक है, मतलब जो एग्रीकल्चरर है उसने उसमें उगाया कुछ, क्या क्या उगा सकते हो? मेज, यैम, पोटैटोस, कसावा। कसावा इज अ टाइप ऑफ फ्रूट, यैम आई थिंक स्वीट पोटैटो को बोलते हैं। सो ये जब कल्टीवेटर या जो एग्रीकल्चरर ये सब उगाता है तो मिट्टी का पोषण चला जाएगा। फिर जब उगाने के बाद, काटने के बाद जब मिट्टी का पोषण चला जाता है, फिर वो क्या करता है? वो लैंड छोड़ देता है, फिर नए लैंड पे जाता है, नई जमीन पे। फॉरेस्ट में तो बहुत बड़ा फॉरेस्ट होता है, जंगल तो कितने बड़े होते हैं,
तो नई जमीन पे जाएगा, फिर वहां जाके काटेगा, फिर वहां जलाएगा, फिर उसको उसकी राख मिट्टी में मिलाएगा और फिर वहां उगाएगा। सो ऐसे ये जो है ऐसे कंटिन्यू करता है, ठीक है। सो द लैंड इज अबांडन्ड एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट। सो उस लैंड को छोड़ के वो नए प्लॉट पे जाता है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और इसलिए इसका नाम स्लैश एंड बर्न भी है, क्योंकि यहाँ जलाना है ना, इंक्लूड जलाना पड़ता है। अच्छा, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे जुमिंग कहा जाता है इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे शिफ्टिंग जुमिंग नाम है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको जुमिंग कहा जाता है। मैक्सिको नाम की कंट्री में इसको मिल्पा कहा जाता है। ब्राज़ील नाम की कंट्री में इसको रोका कहा जाता है, और मलेशिया नाम की कंट्री में इसको लदांग। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम हैं अलग अलग देशों में। इसके बाद प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का दूसरा टाइप है नोमैडिक हर्डिंग। सो नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू कश्मीर। सो सेमी एरिड और एरिड रीजन्स मतलब थोड़ी सी जो डेजर्ट टाइप रीजन्स होती हैं वहाँ किया जाता है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? सो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन। Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products. Herders. अच्छा, नोमैडिक मतलब बंजारे टाइप, मतलब जो लोग एक ही जगह नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं। सो इस फार्मिंग में क्या होता है, ये जो नोमैडिक हर्डर्स होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने एनिमल्स के साथ, ताकि खाना और पानी मिल सके, और वो घूमते ही रहते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी वो बहुत ज़्यादा डेजर्ट वाले इलाके में होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हिल वाले इलाके में होते हैं। सो जैसे जैसे मौसम जहाँ जहाँ बिगड़ता है वो इलाका छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। सो अपने साथ वो क्या लेके घूमते हैं? सो शीप, कैमल, याक और गोट्स, इनको ये इनको पालते हैं और अपने साथ लेके घूमते हैं। सो कारण ये है कि इनको इनसे भाई दूध मिलता है, इनको मीट भी मिलता है इनसे, इनकी वूल भी काम का है, इनका चमड़ी भी काम का है, ठीक है। सो इस तरह से ये नोमैडिक हर्डर्स अपना पेट पालते हैं। ये देखो, ये नोमैडिक हर्डर्स जा रहे हैं अपने इतने सारे कैमल्स लेके, ठीक है। सो ये होता है नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। सो ये हुआ हमारा पहला टाइप ऑफ फार्मिंग। पहला टाइप ऑफ फार्मिंग कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। सो सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग में दो तरह के फार्मिंग होते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। इंटेंसिव सबसिस्टेंस में क्रॉप्स उगाए जाते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस के भी दो टाइप होते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है जंगलों में, जहाँ पे जलाई जाती है एक जमीन और करा जाता है उस पे खेती बाड़ी। नोमैडिक हर्डिंग रिलेटेड टू एनिमल्स है, एनिमल्स को पाला जाता है और उनको अपने साथ लेके घूमा जाता है। सो ये हुआ फर्स्ट सबसिस्टेंस फार्मिंग का सारा पार्ट। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग, जिसे कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल फार्मिंग? कमर्शियल फार्मिंग में जो है क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, एनिमल्स को पाला जाता है और फिर उन्हें मार्केट में बेच दिया जाता है। आपने ऊपर सबसिस्टेंस फार्मिंग पढ़ा, जो फर्स्ट टाइप। सबसिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर, हर्डर जो भी है वो अपने लिए करता है, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करता है कि वो मैं उगाऊं और हम सब खाएं। बट कमर्शियल फार्मिंग की जाती है बेचने के लिए, कमर्शियल लेवल पे, मतलब हमें बेचना है, ठीक है। मैं ऐसे ही पढ़ाई की बात है, ठीक है। अगर आपकी मदर आपको पढ़ाती है तो वो हुआ सबसिस्टेंस एजुकेशन, पर अगर वही मदर स्कूल में पढ़ाने जा रही हैं या कोई ट्यूशन कर रही हैं तो वो हुआ कमर्शियल एजुकेशन, ठीक है। वो मतलब उन्हें पैसे मिल रहे हैं उसके, ठीक है। और जब आपको पढ़ाती हैं दैट इज सबसिस्टेंस, वो आपके लिए कर रही हैं। सो इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। मार्केट में बेचा जाता है क्रॉप्स को उगा के, और एनिमल्स को पाल के उनके शरीर के हिस्से बेचे जाते हैं, या उनसे मिलता हुआ दूध, अंडे, ठीक है। सो इस तरह से
द एरियाज कल्टिवेटेड एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। ऑब्वियसली क्योंकि आप बेच रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा करना भी पड़ेगा, तो पैसे भी बहुत लगने हैं, मशीनें भी लगेंगी। सो कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर। सो कमर्शियल फार्मिंग के भी 3 पार्ट्स हैं, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होता है? इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस। जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए उगाए जाते हैं, मतलब ऑब्वियसली बेचने के लिए मतलब। सो वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। तो वीट और मेज क्या है? कमर्शियल कॉमन जो कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स हैं। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। कहाँ कहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है? नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में। दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर 100 of hectares. Severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. Sparsely का मतलब कम, यहाँ पॉपुलेशन कम होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और इसी वजह से खाली एक ही क्रॉप उगाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है मिक्स्ड फार्मिंग। सो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग में जो ज़मीन है वो 2 से 3 चीज़ों में काम करा जाता है उस ज़मीन पे। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड। एक तो क्रॉप्स उगाने के काम आता है, क्रॉप्स फॉडर क्रॉप्स मतलब जानवरों को खिलाने वाले क्रॉप्स, एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, और वहीं हम लोग पालते हैं पालतू जानवर भी, काव वगैरह भी पाले जाते हैं। तो मिक्स्ड फार्मिंग में 2 चीज़ें की जाती हैं, क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं और जानवर भी पाले जाते हैं। So it is practiced in Europe, Eastern USA, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। सो ये जो मिक्स्ड फार्मिंग है ये इन सब देशों में की जाती है। इसके बाद है प्लांटेशंस। हमने पढ़ा था कि कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हमने पढ़ा, मिक्स्ड फार्मिंग पढ़ा, अब पढ़ेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सो प्लांटेशन में क्या आएगा? प्लांटेशन है आपके पेज 44 पे। प्लांटेशन में क्या होता है? सो प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। सो प्लांटेशन क्या है? प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है जहाँ पे टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन ये सब उगाए जाते हैं। सो इसमें क्यों बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा लोग लगते हैं, और जो ये द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ, या ये जो उगाया जाता है मतलब कॉफ़ी, टी, ये या तो वहीं का वहीं पूरा उन पे प्रोसेस किया जाता है या तो बाजू में फैक्ट्रीज में बेचा जाता है। सो द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इज दस इसेंशियल। पर अगर आपको ये प्लांटेशन करना है मतलब टी, कॉफ़ी, शुगर केन, क्यों शुगर केन से देखो गुड़ बनता है, टी कॉफ़ी आप पीते हो, कैशू काजू हुआ, रबर, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें उगानी है तो उसके लिए आपको आजू ट्रांसपोर्टेशन की फुल सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि टी की पहले पत्तियां अलग करनी होती हैं और फिर उन्हें पूरा प्रोसेस करना होता है, उसके बाद वो चाय पत्ती बनती है। ठीक है, सो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन आपको अच्छे से होना चाहिए। सो ये जो फार्मिंग है ये कहाँ की जाती है? ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, रबर्स इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया, श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स। तो कहाँ? मलेशिया ज़्यादातर रबड़ में, मलेशिया रबड़ के लिए फेमस है, ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए फेमस है और इंडिया है टी के लिए फेमस। ठीक है, एंड श्रीलंका। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका टी के लिए फेमस है। सो यहाँ आपको ज़्यादा प्लांटेशंस इनके मिलेंगे। इसके बाद मेजर क्रॉप्स, अब ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये जो हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ फार्मिंग का ये पूरा हुआ। 2 तरह के होते हैं, सब्सिस्टेंस, कमर्शियल। सब्सिस्टेंस में होता है इंटेंसिव, प्रिमिटिव। फिर प्रिमिटिव में भी 2 होते हैं, शिफ्टिंग, नोमैडिक। इसके बाद कमर्शियल में 3 होते हैं, ग्रेन, मिक्स्ड, प्लांटेशन। फिर ग्रेन में ये, मिक्स्ड में ये, और ये हुआ आपका प्लांटेशन में। ठीक है, अच्छा अब मेजर क्रॉप्स, जो बड़े बड़े क्रॉप्स होते हैं वो कौन से हैं? सो मेजर क्रॉप्स में बहुत अगर मेजर क्रॉप्स वो होते हैं, अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट।
अगर हमें जितनी पॉपुलेशन है सबका पेट भरना है तो हमें बहुत सारे क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे। सो जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स रॉ मटेरियल्स भी देते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को, मतलब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से चलती हैं। सो उनको रॉ मटेरियल कच्चा माल भी बेचना पड़ता है। सो मेजर फूड क्रॉप्स आर वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। ठीक है, ये सारे मेजर फूड क्रॉप्स हैं। और जबकि जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफी। ठीक है, मेजर फूड क्रॉप्स मतलब जो मेजरली यूज होते हैं, ऑब्वियसली राइस वीट आपको पता ही है, तीनों टाइम चाहिए होता है लोगों को। सो वीट, राइस, मेज, मिलेट्स। जूट और कॉटन है फाइबर क्रॉप्स, और इम्पॉर्टेंट बिवरेज पीने वाले हैं टी और कॉफी। ठीक है, अब सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं हम। सो राइस है। सो राइस एक मेजर फूड क्रॉप है पूरी दुनिया का, और ये जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में एक स्टेपल डाइट है, मतलब मेन डाइट है, और इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। राइस को उगाने में क्या चाहिए? राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। और ये कहाँ ग्रो होता है? इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। कौन सी सॉइल में ग्रो होता है? एलुवियल क्लेई सॉइल में, और वो मतलब पानी पकड़ के रखती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। चाइना सबसे ज्यादा राइस उगाता है, फिर इंडिया, फिर जापान, फिर श्रीलंका और इजिप्ट। सो इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन। तो राइस के बारे में था। सो राइस मेन डाइट है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। इसको आप पॉइंट करके लिखना कि राइस को क्या क्या चाहिए। नेक्स्ट है वीट। वीट को उगाने में चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल, और उससे चाहिए ब्राइट सनशाइन। कटने के टाइम पे ब्राइट सनशाइन चाहिए। ठीक है, उगने के टाइम पे उसे रेनफॉल चाहिए, और कटने के टाइम उसे सनशाइन चाहिए। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। अच्छा, कहाँ उगती है? लोमी सॉइल में। ठीक है, कौन सी टाइप ऑफ सॉइल में उगता है वीट? लोमी सॉइल। वीट कहाँ उगाया जाता है सबसे ज्यादा? सो वीट इज ग्रोन इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इंडिया में ये विंटर में उगाया जाता है। फिर मिलेट्स। मिलेट्स को कोर्स ग्रेन मतलब रफ ग्रेन भी कहा जाता है, रफ दाने होते हैं इसके, और ये लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल्स में उगता है, और बहुत ही हार्ड क्रॉप है जिसको बहुत कम रेनफॉल चाहिए एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, एंड रेनफॉल भी ठीक ठीक चाहिए। ठीक है, सो मिलेट, ज्वार, बाजरा एंड रागी ये भी इंडिया में उगाए जाते हैं। इसके बाद मेज है, मकई। सो मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। ठीक है, टेम्परेचर में आपका चाहिए, रेनफॉल और सनशाइन चाहिए। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। इसको भी फर्टाइल सॉइल चाहिए। मेज इज ग्रोन। मेज कहाँ उगता है? नॉर्थ अमेरिका में, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में उगता है। इसके बाद है कॉटन। सो कॉटन को क्या चाहिए? कॉटन को उगाने में हाई टेम्परेचर चाहिए, कम रेनफॉल चाहिए, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 210 दिन चाहिए जिस दिन बर्फ वगैरह ना गिरे, और ब्राइट सनशाइन चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ। सो कॉटन देखो कितना टफ है उगाना, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत गर्मी चाहिए, रेनफॉल कम हो, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज मतलब 210 दिन एकदम भाई बिल्कुल उसको ठंड नहीं मिले, एंड ब्राइट सनशाइन, और सनशाइन चाहिए। कहाँ उगता है? ब्लैक और एलुवियल सॉइल में। कौन इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं? चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। It is one of the main raw materials for the cotton textile industry. So कॉटन टेक्सटाइल मतलब जो कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं उसमें ये मेन प्रोडक्ट है। इसके बाद है जूट। सो जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। कैसे उगता है? एलुवियल सॉइल में उगता है, और हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ठीक है,
सो ये क्रॉप कहाँ उगता है? दिस क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज. इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट. ठीक है, इसके बाद कॉफी. सो कॉफी क्या है? सो कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट. ठीक है, गरम और गीला वातावरण चाहिए उसको. ठीक है, गरम भी चाहिए, गीला भी चाहिए, और लोमी सॉइल चाहिए. लोमी सॉइल. हिल स्लोप्स, यह हिल पे उगाई जाती है. ठीक है, पहाड़ियों पे. ब्राजील इज द लीडिंग. ब्राजील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है, फिर कोलंबिया और फिर इंडिया में. टी. टी इज़ अ बिवरेज क्रॉप, मतलब पीने वाला क्रॉप है. दिस रिक्वायर्स, इसको कूल क्लाइमेट चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, हाई रेनफॉल चाहिए थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स. सो इसको ठंडा वातावरण चाहिए, रेनफॉल भी अच्छी चाहिए, और मतलब जो इसके पतले पतले लीव्स होते हैं उसके लिए उसको और ठंडा वातावरण और रेनफॉल अच्छी चाहिए. सो इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल. इसको भी वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए, जेंटल स्लोप्स चाहिए, और इसके लिए बहुत लेबर भी लगता है. कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी टी. ठीक है, सो ये सारी देशों में अच्छी टी पाई जाती है. इसके बाद एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? सो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मतलब वो एफर्ट्स, मतलब हम जो स्टेप्स उठाते हैं जिससे फार्म प्रोडक्शन बढ़े, ताकि जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, उसको खाना मिले. सो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो? जैसे कि आप जो जहाँ उगा रहे हो उस एरिया को बढ़ा लो, क्रॉप्स ज़्यादा उगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाली फैसिलिटीज़ को डेवलप करो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करो, फर्टिलाइजर्स यूज़ करो, और जो सीड्स है ना वो अच्छे अच्छे यूज़ करो. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब जो अच्छी सीड्स जिनसे फसलें अच्छी उगती हैं वो सीड्स डेवलप करो. मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. और एग्रीकल्चर जितना हो सके मशीन्स, आप मशीन्स यूज़ करो. द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो मेन एम है, मेन टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस किया जाए. ठीक है, सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि खेती बाड़ी को बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या तक खाना पहुंचाया जा सके. सो ये कैसे मुमकिन है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है? सो दिस कैन बी अचीव्ड फर्स्ट इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, सेकेंड नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. सो इन सब चीज़ों से आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हो. ठीक है, सो एग्रीकल्चर बहुत सारी प्लेसेस पे बड़ा भी है. डेवलपिंग कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, और यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी कमर्शियल एग्रीकल्चर बहुत किया जाता है. सो एक हम अभी दो केस स्टडीज पढ़ेंगे, एक तो इंडियन फार्म्स की और दूसरा यूएसए के फार्म्स की. तो हम पढ़ेंगे, देखो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है. देखो अब हम पढ़ेंगे अ फार्म इन इंडिया, कि इंडिया के खेत कैसे होते हैं. सो इंडिया है एक डेवलपिंग कंट्री, तो उसकी केस स्टडी पढ़ेंगे. डेवलपिंग कंट्री, तो हमें पता लगेगा एक डेवलपिंग कंट्री में फार्मिंग कैसे होती है. फिर हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे यूएसए की, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है. तो हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में खेती बाड़ी में क्या फ़र्क है. डेवलपिंग कंट्री में एग्जाम्पल ले रहे हैं इंडिया. इंडिया अभी एक तरक्की करता हुआ देश है. डेवलप्ड कंट्री में लेंगे यूएसए, जिसने तरक्की कर ली है. अब हम केस स्टडी पढ़ते हैं इंडिया की. सो इंडिया की केस स्टडी में, इंडिया की केस स्टडी में देखो अ फार्म इन इंडिया, इंडिया की खेती. छोटा सा विलेज है
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा विलेज है जिसका नाम है अदीलाबाद। मुन्ना लाल वहाँ पे एक छोटा सा फार्मर है और उसके पास 1.5 हेक्टर्स का लैंड है। उसका जो घर है वो मेन विलेज में है। वो क्या करता है, वो बहुत अच्छे अच्छे सीड्स खरीदता है, हाई यील्डिंग वैरायटी, यील्डिंग मतलब देना, अच्छी फसल देने वाले बीज खरीदता है। हर दूसरे साल वो बीज खरीदता है। उसकी जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, और वो कम से कम 2 फसलें उगाता है एक साल में। एक फसल उसकी गेहूं और चावल की होती है और दूसरी पल्सेस की होती है। पल्सेस मतलब दाल वगैरह। तो ये फार्मर जो कि उसका नाम है मुन्ना लाल ने अपने फ्रेंड्स और अपने बड़ों से एडवाइस ली और उसने पूरी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के रीत सीखे। उसने भाड़े पे एक ट्रैक्टर खरीदा जिससे वो अपने खेत को जोत पाए, मतलब प्लो कर पाए। पर अभी भी उसके कुछ फ्रेंड्स पुराने तरीके ही यूज़ करते हैं। वो ट्रैक्टर नहीं, वो बुल्लक्स यूज़ करते हैं। ये देखो, ये बुल्लक ये पुराना तरीका है। हल, ये जो खेतरों को जोतने का पुराना तरीका, प्लो करने का पुराना तरीका है बैल, बुल्लक। There is a tube well in the nearby field which he takes on rent to irrigate his field. उसके खेतर के बाजू में एक दूसरा खेतर है जहाँ पे एक ट्यूब वेल है। ट्यूब वेल मतलब पानी देने का एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो वो भाड़े पे लेता है, रेंट पे लेता है, ताकि वो अपनी फसल को पानी भी दे सके। इरिगेट करना मतलब फसलों को पानी देना। मुन्ना लाल के पास 2 बफेलोज हैं और थोड़ी सी हैंस भी हैं। वो उन 2 बैलों में से दूध निकाल के मिल्क भेजता है कोऑपरेटिव स्टोर में, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है जो उसको एडवाइस करती है ताकि वो फसल कौन सी खिलाए अपने जानवरों को, और अपने जानवरों को सुरक्षित कैसे रखे, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तरीके भी सिखाती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब जानवरों को किसी प्रोसेस से पैदा करना। All the members of the family help him in various farm activities. Sometimes he takes credit from a bank or the agricultural cooperative society to buy HYV seeds and implements. So उसकी फैमिली के सारे मेंबर्स उसे मदद करते हैं सारी फार्म एक्टिविटीज़ करने में, और कई बारी उसको उधार भी लेना पड़ता है बैंकों से या जो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को दूध बेचता है उनसे, ताकि वो HYV सीड्स, HYV का फुल फॉर्म हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये सीड्स फसल उगाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एंड इम्प्लीमेंट्स मतलब औजार, जो भी उसको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। He sells his produce in the मंडी located in the nearby town. ये जो भी ये पैदा करता है फसल वगैरह, ये जो भी उगाता है, ये सब जाके कहाँ बेचता है, मंडी में बेचता है। Since majority of the farmers do not have lake storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. क्योंकि जो फार्मर्स हैं, जो कुछ और फार्मर्स हैं, ये तो भी एक थोड़ा सा मॉडर्न फार्मर है इंडिया का मुन्ना लाल, पर जो ज़्यादातर फार्मर्स हैं इंडिया के, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ ही नहीं है। स्टोरेज फैसिलिटीज़ मतलब उनके पास गोदाम ही नहीं है ये सारी फसलें रखने के। सो इसलिए उनको मार्केट में सब कुछ बेच देना पड़ता है सीधा उगा के। क्यों? भले कम दाम मिले तो भी बेच देना पड़ता है, क्योंकि वो उनके पास कुछ स्टोर करने का साधन ही नहीं है, गोडाउन वगैरह कोई प्लेस ही नहीं है। अभी इन सालों में सरकार ने कोशिश करी है, इंडियन गवर्नमेंट ने, ताकि वो फार्मर्स को स्टोरेज फैसिलिटीज़ दे पाए। तो ये सारी केस स्टडी थी इंडिया में फार्मिंग करते हुए मुन्ना लाल की। ठीक है, सो मुन्ना लाल क्या करता है, इस तरह से फार्मिंग करता है। अब हम केस स्टडी पढ़ेंगे एक डेवलप्ड कंट्री यूएसए की। यूएसए का फार्मर क्या करता है। अभी यूएसए में एक खेती का जो साइज है वो ज़्यादा होता है। अ टिपिकल फार्म साइज इन यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टर। इंडिया का फार्म देखो, मुन्ना लाल का फार्म कितना था, ओनली 1.5 हेक्टर, जबकि यूएसए में एक फार्म है 250 हेक्टर्स है।
ठीक है, तो यहाँ ही फर्क हो गया, खेती की जमीन ही ज़्यादा है। द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म, फार्मर रहता कहाँ है, वहाँ फार्म के अंदर ही घर बना लेता है, वहीं रहता है। और वो क्या क्या उगाता है, वो उगाता है कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन, शुगर बीट। अच्छा, यहाँ पे जो फार्मर का नाम लिया गया है वो है जो होरान। इन्होंने मतलब यूएसए की फार्मिंग समझाने के लिए एग्जाम्पल, एक आदमी है, फार्मर है, उसका नाम है जो होरान, जो कि अमेरिका में फार्मर है। सो ही इज़ अ फार्मर इन द मिडवेस्ट यूएसए इन लोवा स्टेट, ओन्स अबाउट 300 हेक्टर्स ऑफ लैंड। उसके पास कितनी ज़मीन है, 300 हेक्टर। जबकि हमारे इंडिया के गाजियाबाद का जो फार्मर था, आदिलाबाद का, उसकी खाली ज़मीन थी 1.5 हेक्टर। देखो, मुन्ना लाल की ज़मीन 1.5 हेक्टर है, इंडियन है वो। और ये अमेरिकन फार्मर है जिसका नाम है जो होरान, उसकी ज़मीन है 300 हेक्टर। वो कॉर्न उगाता है अपनी ज़मीन पे, और सॉइल, वाटर, सब कुछ उसको अवेलेबल है। सो वो पूरी मेजर्स उठाता है ताकि उसके क्रॉप को कोई भी पेस्ट मतलब कोई भी कीड़े मकोड़े खराब ना करें। टाइम टू टाइम वो क्या करता है, अपने सॉइल भेजता रहता है लेबोरेटरी में चेक कराने के लिए, ताकि उसके सॉइल में पोषण पूरा है कि नहीं। तो इन सब की वजह से जो होरान अच्छे से पूरा प्लानिंग करता पड़ता है, मतलब साइंस के हिसाब से प्लानिंग करता है खेती करने की। जो उसका कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से लिंक्ड है, जिससे उसको उसकी फील्ड की पूरी पिक्चर ही दिख जाती है स्क्रीन पे। सो उसको ये भी पता लगता है कि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर पाए। मतलब पूरी फील्ड की पिक्चर देख के वो डिसाइड कर लेता है कि कहाँ कीड़े हैं, कहाँ नहीं हैं। एंड पेस्टिसाइड्स वेयर दे आर रिक्वायर्ड, वो ट्रैक्टर्स यूज करता है, सीड ड्रिल्स, मतलब ये सारी मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें यूज करता है, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर, थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन। Grains are stored in the automated grain storage or dispatched to the market agencies. So यूएसए में मतलब जिसके पास फार्म है उसके पास ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज भी होता है, और वो मार्केट एजेंसीज में भी जाके ग्रेन स्टोर कर सकता है। द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। अगर आप यूएसए के फार्मर की बात करो, वो एक बिजनेसमैन की, बड़े बिजनेसमैन की तरह काम करता है, छोटे मोटे फार्मर की तरह काम नहीं करता है। सो यहाँ देखो, ये यूएसए की फार्मिंग है, यहाँ देखो है ही खाली ट्रैक्टर ही यूज हो रहा है, और ये यूएसए की फार्मिंग है। और इंडिया की फार्मिंग इस तरह से होती है, ये है इंडियन फार्मिंग, ठीक है। और यहाँ देखो, ये है हमारा इंडिया का एग्रीकल्चरल फील्ड, और ये है हमारा यूएसए का एग्रीकल्चरल फील्ड, ठीक है। और यहाँ देखो इस तरह से, ये देखो एरोप्लेन से यहाँ देखो पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर रहे हैं यूएसए में, इस तरह से स्प्रेइंग हो रही है, ऊपर से आसमान से स्प्रेइंग हो रही है। और यहाँ पे पूरे यूएसए में ये हार्वेस्टिंग, जब कटने का टाइम आता है तो इस तरह से फसल काटी जाती है, ये देखो ट्रैक्टर से ही। सो इस तरह से इंडिया और यूएसए, मतलब इंडिया जो कि डेवलपिंग कंट्री है, यूएसए जो कि डेवलप्ड कंट्री है, उनकी फसलों में फ़र्क है, मतलब उनके एग्रीकल्चर करने के तरीकों में फ़र्क है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर एग्रीकल्चर चैप्टर। ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से लिखना है, राइट ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी वेरी प्रॉपरली, अच्छे से एक एक पॉइंट लिखें, रीड द एंटायर चैप्टर एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।